नमस्कार। आप सभी को अवगत कराना था कि नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश में 4000 नई सीएचओ की वैकेंसी निकली हुई है, जिनका बाइफरकेशन कैटेगरी वाइज आपकी स्क्रीन पर है। अनरिजर्व यानी कि जनरल 1600 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस 400 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओबीसी की 1080 वैकेंसी हैं। एससी की 840 वैकेंसी हैं। एसटी की 80 वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी की 160 वैकेंसी है। टोटल 4000 वैकेंसी है। तो ये एक बड़ा मौका है। जो भी कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग विद सीसीएचएन, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि वह एज ए सीएचओ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अपनी सेवाएं दे सकते हैं, यदि वह सिलेक्ट हो पाते हैं। अभी इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि अभी हमारे द्वारा देखा गया है कि बहुत से कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, मगर कोई छोटी सी गलती कर दिए अप्लाई करते समय, तो इस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया और वो या तो डीवीपी के लिए बुलाए ही नहीं जा गए क्योंकि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उन्होंने गलत भर दिया, या उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट लगा दिए, सही से नहीं लगाए, मतलब कोई ना कोई गलती की तो डीवीपी में रिजेक्ट हो गए। और इस वजह से मतलब बहुत निराशा होती है एज ए कैंडिडेट कि जब आपका सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और उसके बाद आपकी छोटी सी गलती की वजह से अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो मैंने ये सोचा कि वीडियो बना लूं आप लोगों को और बता दूं स्टेप वाइज कि आपको क्या क्या करना है और कहां पर गलती नहीं करनी है। हाँ, जो लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे वो बिल्कुल मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, पूरा वीडियो देखेंगे और जैसे मैंने बताया वैसे अप्लाई करेंगे तो 100% उनका डीबीपी में तो वो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। फिर आगे उनके मार्क्स वगैरह मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है कि नहीं होता वो अलग बात है। बट आपका ऐसा नहीं है कि आपका रिजेक्ट हो जाए इस वजह से कि आपने कोई गलती कर दी। तो इसका मैं टोटल बिल्कुल प्रोसेस बताऊंगा। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि ऑलरेडी वो सीएचओ हैं, तो अपने संबंधित जो भी उनके मित्र हैं या परिवार वाले हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और सीएचओ बनने का मतलब ख्वाब देख रहे हैं, तो उनको आप इस वीडियो का लिंक भेज सकते हैं। तो यह वीडियो देख करके अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अभी हम पूरा डिटेल से बात करेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और कैसे अप्लाई करना है। एक अप्लाई भी करेंगे फॉर्म और आपको बताएंगे फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है, कहां पर क्या अटैच करना है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 4000 वैकेंसी है, जिसका मैंने बाइफरकेशन कैटेगरी वाइज बता दिया है। और ये वैकेंसी आप 2/12/2022 6 PM यानी कि शाम को 6 बजे से 13/12/2022 6 PM तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी काफी समय है, अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए जल्दबाजी में अप्लाई नहीं करना है, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निकलवाना है आपके ऑर्गेनाइजेशन से। कोविड एक्सपीरियंस, क्योंकि कोविड एक्सपीरियंस को 15 मैक्सिमम 15 मार्क्स और मिनिमम 5 मार्क्स दिए जाएंगे जिन भी कैंडिडेट्स ने कोविड काल में काम किया है और जिनके पास क्यूआर कोड बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सीएमओ ऑफिस का, उनको वह एलिजिबल है कोविड एक्सपीरियंस के एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। उसका भी मैं डिटेल में बताऊंगा कि कितना एक्सपीरियंस होने पर कितने मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ हमें क्लियर होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। अगर कहीं भी क्लियरिटी नहीं है तो कोई भी गलती होने की संभावना हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर एप्लीकेबल रिजर्वेशन रूल टू कैंडिडेट हु आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली। मतलब इसका मतलब है कि जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क करेगी। ये मतलब जो भी रिजर्वेशन मैंने आपको बताया था अभी पिछले पेज में, ये वाला यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। मगर अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, ठीक है, तो आप अपने प्रदेश में किसी भी कैटेगरी के हों, उत्तर प्रदेश में इस वैकेंसी के लिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं और उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। देखिए सेकेंड पॉइंट में लिखा भी है
candidate not having domicile of Uttar Pradesh will be treated under unreserved category and may apply as unreserved category candidates. नंबर 3 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं. कैंडिडेट बिलोंग्स टू ओबीसी एनसीएल. एनसीएल मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी एंड क्लेम बेनिफिट ऑफ द सेम. मतलब इसका कहने का मतलब है जो भी कैंडिडेट ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर सेक्शन में आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वह अगर रिजर्वेशन क्लेम करते हैं, रिजर्वेशन बेनिफिट, तो मस्ट अपलोड द रिक्वायर्ड ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब है कि उनके लिए मस्ट है कि ओबीसी के केस में अगर आप ओबीसी का रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय ही. और इसी तरह ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना होगा. और इन्होंने उसके लिए फॉर्मेट भी बताया, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2. मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि यह फॉर्मेट कौन कौन से हैं. ड्यूली अप्रूव्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, नॉट ओल्डर देन. अब देखिए मेन पॉइंट जो है, नॉट ओल्डर देन 142022. इसका मतलब यह है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह 1/4/2022 से पुराना नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो आपका 1/4/2022 के बाद का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए. बहुत से कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि पुराना सर्टिफिकेट लगा देते हैं. उनका भी कहना सही होता है कि जैसे ओबीसी में है तो ओबीसी ही रहेंगे, बट यहाँ नॉन क्रीमी लेयर वाला वो आ गया है ना, इस वजह से ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं काम करता है. हाँ, एससी एसटी के केस में कितना भी पुराना सर्टिफिकेट हो वो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, कितना भी पुराना है, एससी एसटी के केस में आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है. आप कोई भी सर्टिफिकेट जो आपको इश्यू हुआ है कंपिटेंट अथॉरिटी से वह लगा सकते हैं. मगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के केस में आपको 1/4/2022 के बाद का ही सर्टिफिकेट लगाना है. यदि आपके पास 1/4/2022 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी 7-8 दिन है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बस तुरंत जाइए और अप्लाई कर दीजिए अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए. 5-6 दिन में मिल जाता है, अगर दौड़ भाग करेंगे तो 3-4 दिन में मिल जाएगा. उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि यदि आपने पुराना सर्टिफिकेट लगा करके अप्लाई कर दिया तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. जैसे आप ओबीसी क्लेम कर रहे हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी का पुराना सर्टिफिकेट लगा देंगे या ईडब्ल्यूएस का पुराना सर्टिफिकेट लगा देंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. आपको इस केस में अनरिजर्व कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा. तो आप लोगों को मतलब मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप लोग तुरंत इसको बनवाएं. हाँ, जिन भाई बहनों ने ऑलरेडी 1/4/2022 के बाद का सर्टिफिकेट बनवा करके रखा हुआ है उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह सर्टिफिकेट लगा सकते हैं. और ये सर्टिफिकेट जो आप लगाएंगे यह आपको डीवीपी के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जब होगा उस समय आपको दिखाना भी होगा. ठीक है, एक और पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूं कि कई बार मैंने देखा है कि कैंडिडेट क्या करता है, फॉर्म भरते समय पुराना सर्टिफिकेट लगा देता है. ठीक है, फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस लंबा होता है. जैसे कि मान लीजिए आज अभी 13 तारीख को फॉर्म फिल करना है. ठीक है, तो अब कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करता है, पुराना सर्टिफिकेट लगा देता है. ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्म उसका सबमिट हो जाता है और उसके बाद समय लगता है, पूरा स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, डीयूपी होती है, तो इसमें एक महीने तक का समय लग जाता है. तो कैंडिडेट क्या करता है, इसी ड्यूरेशन में एक नया लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लेता है और डीबीपी के टाइम पे जाता है और कहता है कि हमने अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट बना लिया और मैं नॉन क्रीमी लेयर सेक्शन में से ही या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही फॉल करता हूँ, मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, देखिए अभी का बनवाया हुआ है. तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, कंसीडर वही किया जाएगा जो आपने अपलोड किया है. तो मैं फिर से बताऊंगा कि आप अपलोड जो करेंगे वो लेटेस्ट ही करेंगे. आप अगर पुराना अपलोड कर देते हैं और बाद में बनवा लेते हैं तो अब वहां पर जाकर के डीवीपी में आप क्लेम करते हैं तो आपको वो मान्य नहीं होगा, आपका वही सर्टिफिकेट माना जाएगा जो आपने अपलोड किया है. तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई पुराना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है. आपको नया सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है पुराना तो आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना है और उसके बाद ही अप्लाई करना है. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. देखिए ये है एनेक्सर फर्स्ट है
पिछड़ी वर्ग के जाति के लिए यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, और नेक्स्ट 2 है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो इस तरीके के फॉर्म से आप लोग अवगत हैं। और अभी तो ऑनलाइन भी बनने लगा है, तो ऑनलाइन का भी वो थोड़ा अलग है, भाषा यही है बट वो ऑनलाइन जनरेट होता है, तो वो ऑनलाइन वाला भी मान्य है। इसके उपरांत जो है चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है, कैंडिडेट शुड अपलोड सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP CCHN कोर्स इन बेसिक एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्स 3। मतलब कि कैंडिडेट को अपने प्रिंसिपल से, जो आपके राइट हैंड साइड में एक फॉर्मेट दिख रहा है, इस फॉर्मेट पर लिखवा करके और उनके साइन करवा के मोहर लगवा करके बाकायदा पूरा बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको सबमिट करना होगा कि जो आपका BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग है वह इंटीग्रेटेड है विद मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP CCHN कोर्स के साथ। यदि ऐसा नहीं है, आपका सिंपल BSc नर्सिंग या सिंपल पोस्ट BSc नर्सिंग है, तो वह मान्य नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो यह सर्टिफिकेट भी आपको अपने कॉलेज के लेटर हेड पर आपको लेना है और उसको सबमिट करना है। यदि आपके पास नहीं है तो मैं कहूंगा कि इसको भी तुरंत बनवाएं। नंबर 5 पॉइंट है, इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम फादर साइड विल बी ट्रीटेड वैलिड। अब यहां पर भी कई बार कंफ्यूजन होती है। क्या होता है कि लड़की मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी की है, ठीक है, और उसकी शादी हो जाती है जनरल कैटेगरी के लड़के के साथ, तो अब यहाँ पे मतलब लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अब वो किस कैटेगरी में फॉल करेगी। देखिए, लड़की के केस में या फीमेल के केस में हमेशा फादर साइड का ही कास्ट मानी जाती है, यानी कि फादर जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं शादी के उपरांत भी वह फीमेल कैंडिडेट उसी कैटेगरी में बिलोंग करेगी, चाहे वह किसी भी कैटेगरी में शादी कर ले। हाँ, उसके जो बच्चे होंगे वो वही उस कैटेगरी में होंगे जिस कैटेगरी में उसका हस्बैंड है, क्योंकि उन बच्चों का फादर वह होगा। तो ये समझ लीजिए कि फीमेल के केस में उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर साइड का होगा। और 6 पॉइंट जैसा मैंने बताया, ओबीसी कैंडिडेट ऑफ क्रीमी लेयर इज नॉट इंटाइटल फॉर रिजर्वेशन। तो वह ओबीसी कैंडिडेट जो कि क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं वह रिजर्वेशन के लिए इंटाइटल नहीं होंगे, तो उनको कोई सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, अगर आप क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, सिंपल ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो उसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7th पॉइंट है, फीमेल डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन कोटा एज एप्लीकेबल इन उत्तर प्रदेश शैल बी एप्लीकेबल। तो फीमेल डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स और एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन कोटा है वह जैसे कि उत्तर प्रदेश में लगता है वैसे ही इसमें भी लगेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिजर्वेशन पे बात कर लेते हैं। देखिए, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा कर रहा हूँ, और कोई भी अगर मतलब पॉइंट आप मिस कर गए और फॉर्म भरते समय गलती कर दी तो फिर उसका नुकसान आप ही को उठाना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक एक पॉइंट सुने कायदे से, उसके बाद ही फॉर्म भरे। फॉर्म भी भर के मैं दिखाऊंगा अभी आगे आपको, और उसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, बट ये पॉइंट्स बिल्कुल जरूर सुन लें ध्यान से। तो क्वालिफिकेशन, candidates who have successfully completed BSc Nursing with integrated curriculum of certificate in community health for nurses CCHN or post basic BSc Nursing course with integrated curriculum of certificate in community health for nurses। इसका मतलब यह है कि BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कुछ भी किया है, ठीक है, उसके साथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज जो CCHN है वो करिकुलम उसमें सम्मिलित होना चाहिए। From an Indian Nursing Council, State Nursing Council recognized institute और यूनिवर्सिटी from academic year 2020 onwards, यानी कि 2020 के बाद का हो, ठीक है। shall eligible to apply for clarification the academic year refers for integration of middle level health provider MLHP students who will be undergoing 4th year या BSc nursing and 2nd year of post BSc nursing in the year 2019-20। तो इसका मतलब आप बिल्कुल जैसा लिखा है वही है कि 4th ईयर अगर BSc नर्सिंग है तो उसका 4th ईयर, और या पोस्ट BSc नर्सिंग है तो उसका 2nd ईयर, जो यानी कि फाइनल ईयर, ठीक है, दोनों का ही वह ईयर 2019-20 या उसके बाद के होने चाहिए, उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है लेस देन 35 ईयर ऑफ एज
एज ऑन डेटेड 21/10/2022, यानी 21/10/2022, ये डेट नोट कर लीजिए। इस डेट को कैंडिडेट की जो एज है वह 35 साल से कम होनी चाहिए। और रिजर्वेशन पॉलिसी इज एप्लीकेबल एज पर यूपी स्टेट गवर्नमेंट रूल। ठीक है, मतलब ये जनरल कैंडिडेट के केस में है कि 35 ईयर का एज होनी चाहिए, बट एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ओबीसी को जो 3 ईयर की छूट मिलती है और एससी के केस में 5 साल की छूट मिलती है, वह अगर वैलिड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे तो वह छूट मिलेगी। और थर्ड पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इन यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल एंड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। In case registration certificate is not available, candidate have to annex copy of registration slip duly self-attested with the application form। देखिए, इसका मतलब क्या है कि आपके पास यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल जो है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके बीएससी या पोस्ट बीएससी डिग्री का। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तुरंत जाकर के वहां पर अपना एप्लीकेशन देनी है और उसके बाद जो रिक्वायर्ड फीस है वो सबमिट करेंगे तो आपको यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल के द्वारा एक स्लिप दी जाती है कि आपने इसके लिए आवेदन किया है। ठीक है, तो उस केस में आप उस स्लिप को लगा करके भी आप अपलोड करके भी आप फॉर्म भर सकते हैं और वह वैलिड होगा। लेकिन चौथा पॉइंट जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि in case of uploading registration slip, candidate shall submit the registration certificate within 3 months from the date of issuance of appointment letter। इसका मतलब जिस दिन भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी होगा उसके 3 महीने के अंदर आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन विद यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल। मतलब इन केस ही unable to registered in the given timeline, his her appointment stands automatically cancelled। इसका मतलब यह है कि जो 3 महीने का आपको समय मिलेगा उसी 3 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है, और यदि आप नहीं सबमिट कर पाते हैं तो फिर आपका जो अपॉइंटमेंट है वह ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो 3 महीने का बहुत समय होता है, 1 महीने में आमतौर पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आपको आई होप कि पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, आपको अपलोड करना ही करना है। यदि आपके पास है, पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप उसको अपलोड कर देंगे। यदि आपने नहीं करा के रखा हुआ है तो सबसे पहले जाएंगे वहां जाकर के अप्लाई करेंगे, आपको जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी वह स्लिप आप अपलोड कर देंगे और 3 महीने के अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू होने के 3 महीने के अंदर अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करेंगे। ऑनरेरियम एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, ये तो बहुत क्लियर है, सभी लोगों को पता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस एट सब सेंटर लेवल SWCs एंड पेड ₹20,500। CHO को 20,500 रुपीज ऑनरेरिया पे होता है पर मंथ, और 15,000 रुपए का उसको PBI मिलता है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। 20 इंडिकेटर हैं, उन इंडिकेटर्स को पूरा करना होता है। उनमें से यदि वह सभी इंडिकेटर्स को पूरा कर लेते हैं, जो कि बहुत टफ नहीं होते, जो CHO ठीक ठाक काम कर रहे हैं वो आराम से ये इंडिकेटर्स को पूरा कर लेते हैं, और उस केस में आपको 15,000 रुपए PBI परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलता है। और सेकेंड पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जान लीजिए। ए सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ 2.50 लाख, ठीक है, on the non-judicial stamp paper of ₹100 must be submitted by the candidate at the time of joining as CHO to serve for minimum 3 years at sub center level health and wellness center in उत्तर प्रदेश। इसका मतलब यह है कि आप एज ए कैंडिडेट आपको 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होता है 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर, कि यदि आप 3 साल की सर्विस पूरी करेंगे, और यदि आपने 3 साल की सर्विस पूरी नहीं की तो आप 2.5 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपीज आप पे करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, संबंधित DHS को। जिस भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत आपका अपॉइंटमेंट होगा वहां पर आपको 2.5 लाख रुपए का पेमेंट करना होगा, यदि आप 3 साल से पहले जॉब छोड़ देते हैं। यदि 3 साल की आप अवधि पूरी कर चुके हैं तो फिर आपको कुछ भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2.5 लाख रुपए का इसीलिए रखा गया है ताकि कैंडिडेट, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, उस पर काफी इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, ठीक है, और वह अगर जॉब छोड़ के चला जाता है तो उससे गवर्नमेंट का बहुत लॉस होता है।
तो इसी के एवज में 2.5 लाख रुपीज का बॉन्ड फिल कराया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन फॉलोइंग। देखिए जो डीवीसी होगा, देखिए जो डीवीपी होगा वह इन पॉइंट्स पर बेस्ड होगा। नंबर 1, सिलेक्शन शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ फाइनल ईयर ऑफ बीएससी नर्सिंग। समझ रहे होंगे आप कि आपका जो परसेंटेज है आपके फाइनल ईयर, जो टोटल मार्क्स आपने ऑब्टेन किए फाइनल ईयर की मार्कशीट में, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर को मिला करके, और उसमें जो टोटल थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपने गेन किए हैं, ठीक है, उसकी मेरिट के आधार पर होगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट, टाइम एंड वेन्यू रिगार्डिंग डीवीपी विल बी कम्युनिकेटेड टू कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। हाँ, यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा। पहला पॉइंट जो डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपका जो बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी है, ठीक है, उसमें जो भी मार्क्स आपको मिले हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला करके, उसी की मेरिट होगी, उसी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ठीक है। दूसरा है पॉइंट कि डेट, टाइम एंड वेन्यू रिगार्डिंग डीवीपी विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर। ठीक है। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट के पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं होती, वो साइबर कैफे जाता है और वहां साइबर कैफे में जो भी पर्सन है उसे कहता है कि हमें ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है। वो कैंडिडेट क्या करता है, उसके पास अपनी ईमेल आईडी होती है, उसी ईमेल आईडी को या कोई भी ईमेल आईडी A to Z डाल करके, हो सकता है अपनी भी नहीं डालता हो, ठीक है, कुछ भी डाल करके फॉर्म फिल कर देता है। सारा कम्युनिकेशन मेल पे होता है। ठीक है। मेल पे ही आपके पास ईमेल आएगी कि इस डेट को डीवीपी है। ठीक है। लेकिन चूंकि आपको ईमेल आईडी है ही नहीं, वो किसी और ने अपनी ईमेल आईडी डाल दी थी, तो आप जान नहीं पाते, आपको पता नहीं चलता कि डीवीपी कब है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फॉर्म फिल करने से पहले अपनी एक ईमेल आईडी क्रिएट करें और यह फॉर्म फिल करने के बाद पता करते रहें अपना कि डीवीपी कब है। और साथ ही साथ ईमेल आईडी नहीं ज्यादा तो 2 दिन में एक बार जरूर देखें। मोबाइल नंबर भी अपना ही डालें। कई बार कैंडिडेट क्या करता है, माता जी का, पिताजी का, पता नहीं किस किस का मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और जब यहाँ से कम्युनिकेशन होता है नेशनल हेल्थ मिशन से, तो फोन कोई और उठाता है। तो अपना फोन मोबाइल नंबर डालें और करेक्ट डालें। ठीक है। और ईमेल आईडी अपनी बना लें, अगर नहीं है, यदि है तो अच्छी बात है, और अपनी ईमेल आईडी अपना मोबाइल नंबर ही डालें, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और डीवीपी हो जाएगा। और डीवीपी होने से पहले सभी को मेल किया जाता है। अब आपके पास ईमेल आईडी ही नहीं है और आपने अपनी ईमेल आईडी डाली ही नहीं है, तो हो सकता है आपको पता नहीं चले। तो अपनी मेल आईडी ही आपको यूज करनी है। ड्यूरिंग द डीवीपी कैंडिडेट विल प्रोड्यूस ऑल द रिलेवेंट ओरिजिनल एंड 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट्स which are uploaded at the time of filling application form. If any discrepancy found in documents, then candidature will be cancelled. यहां पर ये कह रहे हैं कि आपको, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय सबमिट किए हैं, उन सब के ओरिजिनल कॉपी लेकर के आना है डीवीपी के टाइम पर, और साथ ही साथ उनकी 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड 2 सेट लेकर के आना है, जो कि यहाँ पर आपको जमा करने होंगे, और ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको डीवीपी टीम को दिखाने होंगे। यदि आपने जो क्लेम किया था फॉर्म भरते समय और जो भी अपलोड किया था उसमें और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अंतर पाया जाएगा, तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा एज ए कैंडिडेट। तो ये पॉइंट आप क्लियरली बिल्कुल समझ लीजिए। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कौन कौन से होंगे, ये भी पॉइंट आप जान लीजिए। फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ही हो सकता है आप फॉर्म भरने लगे, बीच फॉर्म में आपको पता चले कि अरे ये तो सर्टिफिकेट मेरे पास है ही नहीं, और फिर आप लटक जाएं। तो आप अभी से श्योर हो जाएं कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होगी, आप नोट कर लें। इनमें से जो जो है उन पर टिक कर लें कि हाँ मेरे पास ये है, ये है, ये है, और जो नहीं है, ठीक है, उसको अलग से आप गोल कर लीजिए कि ये सर्टिफिकेट मुझे बनवाना है, उसके बाद ही मैं फॉर्म भरूंगा। तो सबसे पहले तो आपकी कैंडिडेट की फोटोग्राफ होनी चाहिए और वह 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक व्हाइट पेपर पे साइन करना है अपना, उसकी फोटो लेनी है और उस फोटो में से आपके सिग्नेचर को क्रॉप करके सेव कर देना है अपने डेस्कटॉप पे। पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल फॉर एज प्रूफ। फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर मार्कशीट चाहिए बीएससी नर्सिंग की और पोस्ट बीएससी नर्सिंग की, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है।
और सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग, जैसा कि मैंने अभी फॉर्मेट दिखाया था, अभी वापस चल के मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला फॉर्मेट जो राइट साइड में दिख रहा है, ठीक है, इसी फॉर्मेट की यहाँ पर बात हो रही है। सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP CCHN कोर्स इन बेसिक BSc नर्सिंग एंड इन केस ऑफ पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये फॉर्मेट आपको फिल करा करके अपलोड करना ही करना है। 7th पॉइंट है QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कि आपके पास QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि आपका QR बेस्ड नहीं है तो वह वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलग से मार्क्स हैं, जिसका मैं आगे बताऊंगा आपको। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिस समय आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसी समय आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि OBC के केस में, ठीक है, आपके पास OBC का सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब यह है नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। दूसरा 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। EWS के केस में भी यही है कि वह वैलिड होना चाहिए और 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूपी नर्सिंग एंड मिडवाइफ काउंसिल होना चाहिए, या यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके सर्टिफिकेट के लिए जो आपने एप्लीकेशन दी है उसके एवज में आपको जो स्लिप मिली है वहां से, वह स्लिप आपको लगानी है। और जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था, स्लिप लगाने के केस में हम 3 महीने के अंदर, अपॉइंटमेंट के बाद 3 महीने के अंदर आपको एज ए कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूपी मेडिकल काउंसिल से लेकर के यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, आप नोट कर लीजिए। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट्स के नाम नोट कर लीजिए कि हमें ये सर्टिफिकेट, क्योंकि पूरा क्लियरिटी होनी चाहिए फॉर्म भरना शुरू करने से पहले। ऐसा ना हो कि फॉर्म भरने और बीच में ही हमें किसी वजह से फॉर्म भरना रोकना पड़े। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये सर्टिफिकेट्स लगेंगे। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी एंट्री ऑफ सिलेक्टिंग options for filling online application and use the same mobile number and email ID throughout the whole recruitment process while filling application form and COVID experience, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि देखिए पहले तो सारे इंस्ट्रक्शंस को आप क्लियरली पढ़ लीजिए, ठीक है, और जैसे इंस्ट्रक्शन में बताया गया है वैसे ही फॉर्म भरना है। दूसरा, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो कि आपका अपना होना चाहिए, किसी साइबर कैफे वाले भैया का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वह मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको थ्रू आउट होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उसी ईमेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना है। चाहे आप DVP के टाइम आए, वहां पे भी आपसे मोबाइल नंबर अगर किसी से फॉर्म में पूछा जाता है तो वही मोबाइल नंबर डालेंगे, और फॉर्म भरते समय भी वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे। और जब आप कोविड एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी वही मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे कि वेरीफाई हो सके कि आपका एक्सपीरियंस जो है कोविड वाला वो वैलिड है। सेकेंड पॉइंट है, कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम एंड रजिस्टर देयर एप्लीकेशन विल विद इन द टाइम। मतलब इसमें कहा गया है कि जो 12 तारीख लास्ट डेट है, 13 सॉरी, हाँ, इसमें एक आ गया है जो लास्ट डेट है हमारी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, 13/12/2022, ठीक है। इसका वेट ना करें। आपके पास जब भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं तो उस समय आप ये फॉर्म फिल कर दें। कई बार ऐसा होता है लास्ट डेट वाले दिन, क्योंकि एकदम से ट्रैफिक आता है, लोग लास्ट डेट के लिए बैठे नहीं रहते, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि हमारे पास ये होता है कि अब चलो ठीक है, अभी 2 दिन है हमारे पास, और हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट भी नहीं है, फिर एट द मोमेंट लास्ट में ही सर्टिफिकेट मिलता है, तो बहुत से इस पर इतना लोड आ जाता है सर्वर पे कि सर्वर फेल हो जाता है, और आप लास्ट डेट के लिए बैठे हैं और सर्वर फेल हो गया, ठीक है, तो फिर मान लीजिए फॉर्म नहीं भर पाए किन्हीं कारणों से, तो वो आपका रह जाएगा। इसीलिए लास्ट डेट के लिए ना बैठे, जब भी आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो जाए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। तीसरा पॉइंट है, कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी वर्किंग एज CHO इन उत्तर प्रदेश इज नॉट एलिजिबल फॉर द करंट पोजीशन। ये बिल्कुल क्लियरली समझ लें कि यदि आप उत्तर प्रदेश में CHO की पोजीशन पर कार्यरत हैं तो इस पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, कैंडिडेट हु इज वर्किंग एज CHO इन अदर स्टेट ही shall submit NOC issued from competent authority at the time of DVP। यदि आप किसी दूसरे स्टेट में एज ए CHO वर्क कर रहे हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट आपको DVP के टाइम पे सबमिट करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखें।
पांचवा पॉइंट है कैंडिडेट इंगेज इन कोविड मैनेजमेंट। अब देखिए कोविड मैनेजमेंट का बात कर रहा हूं मैं, इसका कितना मार्क्स है वगैरह वगैरह जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं इसका डिटेल में बताऊंगा, तो वो ये पांचवा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स इंगेज फॉर कोविड मैनेजमेंट एज आउटसोर्स्ड, टेम्परेरी, एचआर, कॉन्ट्रेक्चुअल, किसी भी रूप में यदि आपको मतलब लगाया गया था कोविड के समय में और उसके एवज में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया है क्यूआर कोड बेस्ड, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। and worked at public health facilities and worked for management of COVID through administration under Department of Medical Health and Medical Education in Uttar Pradesh. On final marks in DVP will be given additional percentage marks as per follows। यानी कि यदि आपने एज ए कोविड, ठीक है, एज ए कोविड वॉरियर वर्क किया है कोविड के समय में, ठीक है, और आपको क्यूआर कोड बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, तो वह एक्सपीरियंस अगर आप मेंशन करेंगे और उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे तो 6 मंथ्स के केस में, यानी कि आपने 6 महीने काम किया है तो आपको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपने 1 ईयर या उससे ज्यादा काम किया है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 10% मार्क्स। और यदि आपने 1 ईयर 6 मंथ्स या उससे ज्यादा वर्क किया है तो आपको मैक्सिमम 15 मार्क्स मिलेंगे। अब मान लीजिए 2 ईयर या उससे ज्यादा किया तभी 15 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 15 मार्क्स ही यहाँ पर मिलेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है जिन लोगों ने कोविड में काम किया था और उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था क्यूआर कोड बेस्ड। मैं जनरल एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 15 मार्क्स बहुत बड़ा, यहाँ एक नंबर में तो मेरिट कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, और आपको अगर 5, 10 या 15 नंबर का मार्क्स का वेटेज मिल रहा है तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा है। तो वह कैंडिडेट जिनके पास क्यूआर कोड बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वह फॉर्म जरूर भरें और कायदे से भरें और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बिल्कुल क्लियरली लगाएं। और मैं बिल्कुल एक सजेशन और दूंगा बीच में ही कि अपना फॉर्म स्वयं भरें, कहीं साइबर कैफे में ना जाएं, क्योंकि वहां पर उल्टा सीधा वो लोग भरते हैं, वो ध्यान भी नहीं देते क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता, उनको एक फॉर्म से मतलब होता है, ठीक है, आपके कैरियर से मुझे नहीं लगता उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो कई बार क्या होता है लापरवाही में, जल्दबाजी में, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट भी बैठा है फॉर्म भरवाने के लिए, आप भी भरवा रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी ज्यादा फॉर्म भरने के चक्कर में क्या करते हैं वो लोग, या तो इन्फॉर्मेशन सही नहीं डाल पाते, कहीं एरर कर देते हैं, दूसरा अपलोडिंग गड़बड़ कर देते हैं, जहां एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है वहां पर चला डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगा दिया, जहां पर कास्ट सर्टिफिकेट लगना है वहां पे हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दी, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है गड़बड़। तो मैं तो कहूंगा कि आपको ये अपना फॉर्म स्वयं भरें, किसी से ना भरवाएं। यदि आपको नहीं भरना आता है, ठीक है, तो मैं भी वीडियो में बताऊंगा आगे कैसे भरेंगे, वैसे देख देख के भर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, आप किसी के घर चले जाएं, जो भी आपका नोन हो जिसके पास कंप्यूटर हो, एक फॉर्म भरने के लिए कोई भी आपको अपना कंप्यूटर दे देगा। और लेकिन मैं कहूंगा साइबर कैफे में जाके ना करें, और यदि आप साइबर कैफे में जा भी रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे ना भरवाएं, उनसे आप लें कंप्यूटर एक, और आप कहें कि भाई मैं खुद भरूंगा, और आप बैठ करके स्वयं भरें। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि बहुत लोगों का फॉर्म हमने देखा है इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि साइबर कैफे वाले ने गलत इंफॉर्मेशन डाल दी या गलत डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया या अटैचमेंट किया ये नहीं, एक डॉक्यूमेंट मिस हो गया, इस चक्कर में कई बार आपका कैंडिडेचर जो होता है कैंसिल हो जाता है। इस बात का बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखें। तो कोविड एक्सपीरियंस का मैंने आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्यूआर कोड बेस्ड, अब वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा कैसा वो भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि वो कैसा दिखेगा, ठीक है, तो वो लगाएंगे तो आपको 6 महीने के केस में, 6 महीने या उससे ज्यादा मगर 1 साल से कम के केस में 5% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 1 साल या उससे ज्यादा मगर 1.5 साल से कम होने पर आपको 10% मार्क्स मिलेंगे, और 1.5 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस होने पर आपको 15% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 फॉर अवेलिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब इन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप पाओगे कैसे, कोविड वाला। Candidate is being advised to apply at least 7 days prior to last date of submission of online application at concerned district with self-handwritten application with valid live mobile number for the aforesaid experience certificate, and the same mobile number should be used while filling the online application form। मतलब यह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको उस जिले में जहां पे आपने काम किया था वहां पे एक एप्लीकेशन देनी है, और उसमें मोबाइल नंबर वही देना है, क्योंकि मोबाइल नंबर जब आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है तो मोबाइल नंबर उसमें डाल के उसको वेरीफाई किया जाता है। अब वही मोबाइल नंबर आपको वहां पर देना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यू कराने के लिए,
जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म भरते समय यूज करोगे बाद में। ऐसा ना हो कि आपने वहां कोई और मोबाइल नंबर दे दिया और फॉर्म भरते समय कोई और मोबाइल नंबर यूज किया, तो फिर वो डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी, फिर आगे दिक्कत होगी। तो सेम मोबाइल नंबर का यूज करें। फिर कह रहे हैं कैंडिडेट आल्सो इंश्योर टू ऑब्टेन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन टाइम टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कैंडिडेट ही इंश्योर करेगा कि वह टाइम से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा ले, ताकि वह समय से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सके। Failure of the same shall be the sole responsibility of the candidate, and NHMUP shall not be held responsible for the same, and recruitment drive will not be affected due to the this failure। मतलब इस वक्त का मतलब यह है कि आपको समय से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना है। यदि आप नहीं बनवा पाते हैं तो इसमें यूपीएनएचएम की कोई गलती नहीं होगी, उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसलिए आप तुरंत जाएं, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं तो कहूंगा कि नेक्स्ट वर्किंग डे में तुरंत जाइए और जाकर के वहां अप्लाई कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना क्यूआर बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मार्क्स है। इनको अगर आपने काम किया है तो इनको छोड़ना नहीं है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना, उसके बाद ही फॉर्म भरना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड इन सच मैनर एज जनरेटेड थ्रू पोर्टल बाय द डिपार्टमेंट। जो पोर्टल के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा जो पोर्टल के माध्यम से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जनरेट किया था, वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लास्ट पॉइंट है कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी ऑब्टेन क्यूआर बेस्ड, वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से संबंधित ही है कि कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड क्यूआर बेस्ड COVID experience certificate from concerned district in previous advertisement under HMEP need not to apply for COVID experience certificate again। मतलब यहाँ मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले क्यूआर बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लिया है, उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं, वही सर्टिफिकेट लगा करके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को कंसीडर कर लिया जाएगा। तो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और देखेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है और फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और यहां पर यूपी एनआरएचएम वेबसाइट ऐसे करके सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो ये आएगी उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन upnrhm.gov.in, यही वेबसाइट है। इसमें देखिएगा अपडेट्स, अपॉर्चुनिटी, गाइडलाइन, कॉन्टेक्ट अस, कई ऑप्शन आएंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करना है तो ये देखिए खुल जाएगा और सबसे ऊपर आपको दिखेगा, ये देखिए। हो सकता है जब तक आप इसको ओपन करें तब तक कोई और एडवर्टाइजमेंट आ जाए, तो नंबर 2 पर आ जाइए या नंबर 3 पर आ जाए, मगर ये आपको मिलेगा। ये है रेफरेंस नंबर 593 SPMU NHM HR अपॉइंटमेंट 2022-23 और 6405 डेटेड 2/12/2022। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर वैकेंट 4000 CHO पोजीशन। ठीक है। 2 दिसंबर स्टार्ट डेट है और 13 दिसंबर लास्ट डेट है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपको ये यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया और ये सेकंड पेज में खुल गया। यहाँ पर वही पॉइंट्स हैं सब जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, कुछ ज्यादा है, हमने तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिए थे। ठीक है। और इसमें काफी कुछ है। मैं तो मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। ये देखिए एनेक्सर्स हैं जिसकी मैं बात की थी, जो मैंने पीपीटी में भी आपको दिखाए थे। और ये देखिए नीचे एनेक्सर 4 है, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप देख सकते हैं कि आपके किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। ये देखिए टोटल 4000 वैकेंसी है। तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा अप्लाई करना स्टार्ट करने से पहले, मगर मैंने इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स जो है वो आपको डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अप्लाई नाउ ये बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके का पेज खुल के आएगा। इसमें देखिए रिक्रूटमेंट फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHOs 2022 और फिर साइकेट्रिक नर्स का नीचे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से फॉर्म खुल के आएगा। यदि आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्टर नाउ ग्रीन कलर से जो बटन दिख रही है उस पर क्लिक करके रजिस्टर करना है और उसके बाद लॉगिन करना है।
अब नीचे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं फॉर्म फिल करने के लिए, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसा कि मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था अभी वीडियो में पीछे, वही डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद सिलेक्ट द लोकेशन वेयर द, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेकेंड वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्म फिल करते समय एक चीज का ध्यान रखें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, ठीक है, उनको पहले से सेव करके रखें, एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लें। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, ये देखिए 4000 CHO के नाम से, ठीक है। अब इसमें आधार कार्ड, BSc 1, BSc 2, BSc 3, BSc 4, ठीक है, BSc डिग्री, फिर हाई स्कूल, फिर एक्सपीरियंस, इसके बाद इंटरमीडिएट, फिर फोटो कैंडिडेट की और रजिस्ट्रेशन सिग्नेचर, ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब पहले से ही आपको रखना है सेव कर करके एक फोल्डर में, और उसी फोल्डर से आपको फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उनको रीनेम कर लेना है। ये नहीं है कि इमेज 002, इमेज 442, तो उसमें कंफ्यूजन ये हो जाती है कि आप जान ही नहीं पाओगे कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ पर अपलोड कर दिया। जैसे BSc 1 नाम से है, तो जब BSc 1 अपलोड करना होगा तो आप देख लोगे BSc 1 को ही करना है, या इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट को ही करना है, आधार कार्ड को ही करना है, तो उसी नाम से रीनेम कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट को और एक फोल्डर में अलग से सेव कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहेगी। नहीं तो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड होने का खतरा रहता है और फिर उसके बाद तो आपका कैंसिल भी हो सकता है कैंडिडेचर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस तरीके से एक फोल्डर बना लें डेस्कटॉप पे, उसमें हाई स्कूल की मार्कशीट को हाई स्कूल के नाम से, इंटर की मार्कशीट को इंटरमीडिएट के नाम से, ऐसे BSc 1, BSc 2, BSc 3, BSc 4, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये सभी कुछ, फोटो और सिग्नेचर, ये सभी जितनी फाइल है सभी को रीनेम कर लेना है उसी नाम से, ठीक है। और उसके बाद क्लिक द ऑप्शन अपलोड बटन, मतलब अपलोड पे क्लिक करके वहां लोकेशन पे जा करके सेलेक्ट करके और अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, सभी को पता है। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ देखिए इन्होंने बताया नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर कि फोटोग्राफ कलर होनी चाहिए और इसके पीछे का बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, फेस रिलैक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर का वही है जैसा मैंने बताया था, व्हाइट पेपर पे आपको एक, लेकिन ब्लैक इंक के पेन से करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्लैक इंक के पेन से आप इसको साइन करेंगे, उसकी फोटो ले लेंगे, फोटो लेने के बाद उसको आप सेव कर लेंगे अपने मोबाइल पर, आप अपने डेस्कटॉप पर उसी फोल्डर में, ठीक है। कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अदर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो रजिस्टर करने के लिए हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और यह वीडियो देखने के उपरांत ही आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि इसमें आप देख पाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं और उसके लिए क्या भरना है। तो टाइप फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिल करना है, मैं फिल कर देता हूँ। मिडिल नेम, यदि मिडिल नेम है तो लिखेंगे, मान लीजिए टू नेम का ही नेम है तो फिर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही है, मिडिल नेम है ही नहीं, तो मिडिल नेम को हम और खाली छोड़ देंगे। कैटेगरी, जो भी कैटेगरी वो सिलेक्ट करेंगे, मैं अनरिजर्व सिलेक्ट कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, ईमेल एड्रेस फिल कर देंगे, उसके बाद पासवर्ड। देखिए अब पासवर्ड यहाँ पर आपको जनरेट करना है, जिस पासवर्ड को डालते हुए आप लॉगिन करेंगे, तो जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वह आप बना लें और ध्यान रखें कि इसमें एक कैपिटल लेटर हो और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर हो और कम से कम एक न्यूमेरिकल कैरेक्टर हो, तो जिससे आपका स्ट्रांग पासवर्ड हो। और पासवर्ड को जनरेट करने के बाद आप कहीं नोट कर लें, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि कैंडिडेट ने एप्लीकेशन भरते समय पासवर्ड बना लिया लेकिन बाद में वो भूल गया, अब बाद में फिर लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आगे तो आपको बहुत से प्रोसेस होंगे, आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद हो सकता है लॉगिन करके आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़े, ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर भी हो सकता है आपको इसी के थ्रू मिले, तो आपको अपना पासवर्ड कहीं नोट कर लेना है ताकि आप उसको भूले ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इस पर लापरवाही नहीं करनी, इसको आप पासवर्ड बनाने के बाद तुरंत नोट कर लेंगे।
अब इन्होंने पूछा आर यू पास आउट फ्रॉम एमएलएचपी सीसीएचएन इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी, इसमें आपको यस ही करना है। यदि आप नो कर देंगे तो आपका यही से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यस करना है। आर यू वर्किंग एज सीएचओ इन उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पे आपको नो करना है। यदि आपने यस कर दिया तो भी आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नो करना है। तो अब दो चीजों को ध्यान रखना है यहाँ पर, आर यू पास आउट फ्रॉम एमएलएचपी सीसीएचएन इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यस करना है और नीचे वाले पे नो करना है। फिर इसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो जनरेट हो गया है, जिसको आपको नोट कर लेना है। देखिए यहाँ ये देखिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो जनरेट हुआ है, ये हमें नोट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन डेट 4/12/2022 और रजिस्ट्रेशन नंबर है 713। तो इसको हम 713053333 ये नोट कर लेना है। कैंडिडेट का नाम सब कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको चाहें तो प्रिंट दिस पेज पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं फ्यूचर पर्पज के लिए, या डायरेक्ट प्रिंटर सेलेक्ट करके डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं और सेव एज पीडीएफ करके हम इसको सेव भी कर सकते हैं। तो इसी उसमें जाकर के हम रजिस्ट्रेशन करके इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ नीचे दिए हैं। एन ईमेल हैज बीन सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल, काइंडली वेरीफाई, प्रिंट दिस पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस, डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग काउंसलिंग। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ये जो मेन पहला वाला पॉइंट है वो हमें करना ही करना है कि एक ईमेल जो हमने ईमेल आईडी दी है उसी पर एक ईमेल गई है, वहां पर जाकर के हमको ईमेल आईडी पे जाकर के एक मेल आई है और उस मेल को हमें वेरीफाई करना है। तो करते हैं। देखिए हमने ईमेल लॉगिन कर लिया है और आप इसमें देख सकते हैं ऊपर ही आ गया है ईमेल वेरिफिकेशन लिंक। तो इस मेल को हमें ओपन करना है और ये देखिए लिंक आया है, इस लिंक पर क्लिक करके हमको इसको वेरीफाई कर देना है। हमने क्लिक कर दिया है और थैंक यू योर ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड ऐसे करके एक मैसेज आ गया। क्लिक हियर फॉर लॉगिन। तो अब ये वेरीफाइड हो गया है। लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इंटर ईमेल एड्रेस, इंटर योर पासवर्ड। अब हम ईमेल एड्रेस जो हमने यूज किया था रजिस्ट्रेशन के लिए वह डालते हुए और पासवर्ड जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय बनाया था उसको डालते हुए इसको लॉगिन कर लेना है। आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है और लॉगिन कर देना है। तो इस तरीके से ओपन होकर के आएगा। प्रिंट रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट अगर आपको प्रिंट करनी है वो तो कंप्लीटेड हो ही चुका है, हम कर भी चुके हैं। फिर भी प्रिंट करना है तो प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, तो हम रजिस्ट्रेशन पेज पर चले जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इस पर प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी कर लिया है। फिर हम बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो वापस आ गए। प्रोसीड टू फिल द फॉर्म, फिल अगर हम फॉर्म फिल करने के लिए आगे बढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज पासवर्ड का ये ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमें पासवर्ड चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम प्रोसीड टू फिल द फॉर्म पे क्लिक करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले फिल करनी है। जेंडर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है उसके उपरांत। नेशनैलिटी इंडियन
आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ यस करना है, ठीक है। अगर आप यस करोगे तभी आपको कैटेगरी भरने का ऑप्शन आएगा। यदि आप यहाँ पर नो कर दोगे तो फिर आपको कैटेगरी फिल करने का ऑप्शन नहीं आएगा, फिर तो आपका अनरिजर्व में ही कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर यस करेंगे। वर्किंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड पीरियड, अब ये पूछना है कि कोविड पीरियड के दौरान आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कितना था, ठीक है। मोर देन और इक्वल टू, ओनली मोर देन और इक्वल टू 6 मंथ्स ड्यूरेशन विल बी कंसीडर्ड। तो उस या तो 6 मंथ से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, या तो 6 मंथ से ज्यादा हो या 6 मंथ हो, उससे कम होगा तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हम यहाँ देखिए नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे यदि कोविड का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ये देखिए। और यदि एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर लिख देंगे जितना भी एक्सपीरियंस है, कि 6 मंथ से 11 मंथ 29 डेज का है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, 12 मंथ से लेके 17 मंथ और 29 डेज का है तो ये आपको मिलेगा, और 18 मंथ और अबव है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो हम मान लीजिए सेकेंड वाला पे क्लिक कर देते हैं कि इतना एक्सपीरियंस है। अब पूछ रहा है अकाउंट नंबर मस्ट बी सेम एज इन QR कोड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो वही अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना है जो आपके QR कोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को जारी करते समय आपका यूज किया गया था, तो वह फिल कर देना है। इसके उपरांत आधार नंबर फिल करना है। तो जैसे जैसे मैं फिल कर रहा हूँ आप देखते जाइए और ये पॉइंट नोट करते जाइए, और जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना उससे पहले किसी रजिस्टर में ये सब इन्फॉर्मेशन पहले से ही लिख के रखिएगा, तो आपको आसानी रहेगी। मदर्स नेम, फादर्स नेम, इसके उपरांत इफ योर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इफ योर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इज 40% और मोर यू आर एलिजिबल फॉर फिजिकली हैंडीकेप्ड ऑप्शन। तो यदि उससे ज्यादा है तो करेंगे आर यू फिजिकली हैंडीकेप्ड, हम यहाँ नो कर रहे हैं। यदि आपका 40% या उससे ज्यादा का हैंडीकेप्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आर यू ए फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट, आप यस करेंगे यदि आप उस पर फॉल करते हैं कैटेगरी में, यदि नहीं करते हैं तो नो करेंगे। आर यू वर्किंग एज CHO इन अदर स्टेट, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। अदर स्टेट का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, बट आप उसको DVP के टाइम पर NOC सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अभी तो हम नो कर दे रहे हैं, यदि आप हैं तो आप यस कर देंगे। उसके बाद ऊपर देखिए सेव टू प्रोसीड पे ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे। तो एप्लीकेशन डिटेल्स बेसिक इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज आ गया, आप ओके कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एड्रेस का, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो जो आपका एड्रेस है वो लिख देंगे। और अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके उपरांत परमानेंट एड्रेस, यदि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप ये देखिए चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वही नीचे भर जाएगा। यदि अलग अलग हैं तो आप दोनों जगह अलग अलग फिल कर देंगे। मेरे केस में एक ही है तो हम यहाँ पर वही चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो वो नीचे अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। सेव टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे इसके उपरांत। और एप्लीकेशन डिटेल, ठीक है, ये आपका एड्रेस वाला फिल हो गया है। अब देखिए क्वालिफिकेशन का पूछ रहा है।
स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, किस स्टेट की यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश की है, आपके जिस यूनिवर्सिटी की है आप वो सिलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, अब किस इंस्टीट्यूट से किया है वह इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यदि इस लिस्ट में आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम है तो आप वह सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पर आप उसका नाम मैनुअली लिख पाएंगे। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर है कि नहीं है। तो मैं यह सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट आपका जो भी है वह सिलेक्ट करेंगे, और यदि नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करके मैनुअली भर सकते हैं। नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो इसमें यह सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब कोर्स बीएससी नर्सिंग है या पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग में कर रहा हूँ। यदि आपके केस में पोस्ट बीएससी नर्सिंग है तो आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ एडमिशन और ईयर ऑफ पासिंग। फर्स्ट ईयर, देखिए अब फर्स्ट ईयर का पूछ रहा है, अलग अलग पूछ रहा है कि प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिले और थ्योरी में कितने मार्क्स मिले। तो प्रैक्टिकल में मान लेते हैं, आप नोट करके रखें, आप नोट करके रख लीजिएगा पहले से और वैसे ही फिल कर दीजिएगा। सेकेंड ईयर का ऐसे ही फिल करेंगे। ऐसे ही थर्ड ईयर का फिल कर देंगे। और फाइनल ईयर का फिल कर देंगे। अब यहाँ देखिए फाइनल ईयर का रोल नंबर पूछ रहे हैं तो वह फिल करेंगे। फाइनल ईयर ऑब्टेन मार्क्स पूछ रहे हैं, टोटल मार्क्स कितने मिले फाइनल ईयर में। तो जो आपको फाइनल ईयर मिले हैं मार्क्स वह आप लिख देंगे यहाँ पर। फाइनल ईयर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो यह करने के उपरांत हम सेव टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और ये देखिए सेव हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पूछेगा, ठीक है, यहाँ पर आपसे बहुत सी पूछेगा, 64 आप प्रेफरेंसेज है, ठीक है। तो इसमें जो भी जिले आप फर्स्ट प्रेफरेंस में देना चाहते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ आप डाल सकते हैं, या आप 64 डाल सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट चाहिए मान लीजिए यह, सेकंड चाहिए दिस, थर्ड चाहिए दिस, फोर्थ चाहिए दिस, फाइव चाहिए दिस। तो जैसा आपने देख लिया मैंने ऑल 64 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं प्रेफरेंसेस। अभी मैं सेव टू प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो यह देखिए सेव हो गया है। ओके, अब लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हम। फॉर्म बहुत ही ईजी है, आप लोगों ने देख लिया है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। जैसे जैसे आपको आगे बढ़ना है वो फॉर्म आगे ही आपको बताता रहता है आप क्या करना है। अब देखिए अपलोड फोटो करनी है, तो जैसा मैंने बताया था कि एक आपने फोल्डर आप अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेंगे, ये देखिए, और उसमें सारी फाइलें उसी नाम से रीनेम कर लेंगे। तो अभी देखिए उसी फोल्डर में जाएंगे, चूज फाइल करेंगे और हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये 4000 सीएचओ जाएंगे और ये देखिए फोटो यहाँ पर जाकर सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो हो गई है।
ठीक है, अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे इसके उपरांत। ये फोटो देखिए, यहाँ फोटो दिखने लगी। अभी अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर जाके ये सिग्नेचर हम अपलोड कर देंगे और इसको भी अपलोड कर देंगे। और ये देखिए सिग्नेचर भी दिखने लगा है। ठीक है, अभी हमने दोनों चीजें अपलोड कर दी हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, रिव्यू डिटेल एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपका पूरा फॉर्म दिखेगा यहाँ पर। देखिए अब एक एक चीज चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी भी हम बैक जा सकते हैं, बट एक बार फाइनल सबमिट कर दिए तो इसके बाद दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, ठीक है, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एज, और मेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, आधार नंबर, और डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यस नो करना था। ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस तो सभी कुछ है। देखिए ठीक है, ये मार्क्स वगैरह जो मिले, जो हमने भरे हैं वो सब दिखा, और फिर उसके प्रेफरेंसेस। अब देखिए नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोल रहा है। अब अपलोड आधार कार्ड, तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और ये आधार कार्ड कर देंगे, यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्टेटस ये नहीं लिख के आ रहा है, अभी देखिए स्टेटस चेंज हो जाएगा आधार कार्ड के सामने। एक एक करके हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये देखिए आधार कार्ड अपलोड हो गया है, फिर नीचे आएंगे, ये देखिए आधार कार्ड यहाँ पे दिखने लगा। अब हम हाई स्कूल मार्कशीट करेंगे, तो ये देखिए हाई स्कूल मार्कशीट के नाम से हमने सेव कर रखा है, इस पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और अपलोड करेंगे। ओके कर देंगे, तो देखिए हाई स्कूल मार्कशीट यहाँ दिखने लगी। अभी इसके बाद हाई स्कूल मार्कशीट के उपरांत क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये देखिए क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। ओके कर देंगे, तो ये देखेंगे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी। या देखिए ऐसा होगा, यहाँ पे क्यूआर कोड होगा राइट साइड में। ठीक है, और यहाँ पर नीचे साइन होंगे सीएमओ और जिलाधिकारी के, सभी लोगों के प्रतिनिधि होता है जिलाधिकारी का, सीडीओ वगैरह या एडीएम, वो साइन करते हैं। और इस तरीके से दिख रहा है आपको ये। अब नेक्स्ट नीचे आएंगे, सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट, वह जो सीसीएचएन इंटीग्रेशन वाला नहीं, जो जिसका फॉर्मेट मैंने दिखाया था, वह सर्टिफिकेट लगाना है। बिल्कुल सही सही सर्टिफिकेट ही आपको लगाने हैं, आप रीनेम कर लेंगे और उसी नाम से लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए इसका प्रीव्यू भी आ जाता है, तो आप देख भी पाएंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट लगाया है, कहीं गलत तो नहीं लगा दिया। ठीक है, अगर गलत लगा दिया है तो फिर से चूज फाइल पे जा करके सिलेक्ट करके अपडेट कर देंगे, तो वो हो जाएगा। तो ये हो गया। अभी हमको नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन लगाना है, तो इसके लिए हम जाएंगे और रजिस्ट्रेशन वाली ये रजिस्ट्रेशन ये ले लिए और हमने इसको भी अपलोड कर दिया। देखिए अपलोड में थोड़ा टाइम लेगा। अब ऐसे ही मैं एक एक करके सभी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैं एक एक करके अपलोड करके नहीं दिखा सकता। मैं अपलोड तो कर रहा हूँ, बट वीडियो में मैं कट कर दूंगा और फाइनल सबमिशन ही दिखाऊंगा आपको। इसके उपरांत लास्ट हमारा डोमिसाइल, वह सिलेक्ट कर लेंगे। ये रहा, और इसको भी अपलोड कर देंगे। ध्यान रखेंगे हमारी सारे जितने भी सर्टिफिकेट है, यह सब जेपीजी फॉर्मेट में ही रहने चाहिए, किसी और फॉर्मेट में यह अच्छे से सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप इनको जेपीजी यानी कि फोटो वाली फॉर्मेट में ही अपलोड करिएगा। ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट सेव हो गए हैं, ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन भी हमने चेक कर ली। अभी देखिए फाइनल सबमिशन से पहले एक बार प्रिंट ले लेते हैं, तो इससे ये रहेगा कि यह फॉर्म आपके पास रहेगा हमेशा।
प्रिंट पे क्लिक किया हमने तो देखिए इस तरीके से फॉर्म ओपन होके आ गया और जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो अभी इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप सेव एज पीडीएफ पे जा करके हमने इसको फाइनल फॉर्म करके सेव कर लिया, या प्रिंटर है तो आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए फाइनल सबमिशन करने के लिए ये चेक बॉक्स, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस एप्लीकेशन इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव इन केस एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस एप्लीकेशन। ये जनरल डिस्कशन जो ये जनरल डिक्लेरेशन जो आमतौर पे दिया जाता है वही है, आपको इस पर टिक करना है और फाइनल सबमिट ये ग्रीन कलर की जो बटन है पे क्लिक करना है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, आपको दिखता है अरे नहीं ये तो हमने गलत फिल कर दिया, ठीक है, तो वो चेंज करना है तो फिर यहाँ पर देखिए बैक बटन है, बैक पे जा करके आप उसको सही कर सकते हैं। मगर हमें नहीं करना तो हम फाइनल सबमिट करके आपको दिखा रहे हैं। इंश्योर बिफोर फाइनल सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एज नो अमेंडमेंट, मतलब ये कह रहा है कि इंश्योर कर लीजिए कि कोई चेंजेस तो नहीं है अभी, हम ओके कर देंगे कि नहीं हमारा फॉर्म बिल्कुल ओके। ठीक है, तो ये देखिए फाइनल सबमिशन के लिए अभी ये देखिए एप्लीकेशन एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके, तो यह हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है और उसके नीचे देखिए सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हमने लगाए थे वह सब दिख रहा है। तो यह हो गया देखिए फाइनल सबमिशन। अब इसको भी हम प्रिंट ले सकते हैं, यह देखिए देख सकते हैं आप। तो इस तरह से सबमिटेड हो गया। अब इसको भी हम सेव कर सकते हैं और यहाँ लिख देते हैं फाइनल सबमिटेड फॉर्म और इस तरीके से फॉर्म सबमिट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो वेबसाइट है epnrm.gov.in, इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में, तो वहां जा करके भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और मैं आपको मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप इस वेबसाइट को नोट करके रखें और बीच बीच में 2 दिन 3 दिन में आप इस पे विजिट करते रहें और देखते रहें कोई अपडेट तो नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि इससे रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी अपडेट आएगा इसी वेबसाइट पे आएगा। दूसरा, यदि फॉर्म भरते समय कोई क्वेरी है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो यह देखिए ऊपर ही नंबर आ रहा है रिक्रूटमेंट रिलेटेड क्वेरीज, क्या नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। नंबर है, आप नोट कर ले, मैं बोल रहा हूँ 0522 263 0555। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तुम आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और इस इन्फॉर्मेशन को पाने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से फॉर्म भर कर पाएंगे, कि आप अच्छे से फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब मेन पॉइंट्स जो है वो मैं बता देता हूँ फिर से कि जो आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है यह 1/4/2022 के बाद के होने चाहिए। ठीक है, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है यानी कि 13 तारीख, उससे पहले का होना चाहिए। अगर 14 तारीख का फॉर्म आपका है सर्टिफिकेट तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, यानी कि आपने फॉर्म भरते समय कुछ और लगाया और बाद में बनवाया। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं मेन मेन पॉइंट्स। देखिए सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि आप याद रखेंगे कि 13/12/2022 6 PM से पहले ही फॉर्म फिल करना है। टाइम 6 PM याद रखिए, कई बार लोगों को लगता है कि 12 बजे रात तक हमारे पास समय है 13 तारीख को, तो वो 12 बजे तक नहीं है, 6 बजे फॉर्म आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो 6 बजे से पहले आपको 13 तारीख को फॉर्म फिल करना है, पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरा कि रिजर्वेशन पॉलिसी सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। यदि आप किसी और प्रदेश के हैं, वहां आप किसी भी कैटेगरी के हो, उत्तर प्रदेश में आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे, तो अलग से उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तीसरा, कैंडिडेट बिलोंग्स टू ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं, उनका सर्टिफिकेट जो है अगर वो क्लेम करते हैं रिजर्वेशन के लिए, तो 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो 13 तारीख लास्ट डेट है उसके बाद का भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/4/2022 से 13/12/2022 के बीच का आपका यह सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद ये प्रारूप दिए हैं, ठीक है, जो आपकी सुविधा के लिए, कि इन्हीं प्रारूप में आपको
फिल कराना है, अपना सर्टिफिकेट वहां से बनवाना है कम्पिटेंट अथॉरिटी से। फिर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, कैंडिडेट शुड अपलोड सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मटेरियल लेवल। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आपका आपके इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल से फिल करा करके साइन करा के आपको अपलोड करना है। ठीक है, इसको अपलोड नहीं करेंगे तब भी आपका फॉर्म अधूरा ही रहेगा। ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, फादर साइड का जो होता है उसकी कास्ट वही कंसीडर होगी और वही उसका रिजर्वेशन उस पर काउंट होगा। ठीक है, जो कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आता है, ठीक है, वह ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं पाएगा, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, और जो ये है फीमेल डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स और एक सर्विसमैन, रिजर्वेशन कोटा जैसा उत्तर प्रदेश में मिलता है वैसे ही मिलेगा। हाँ, और जो एज है वो 35 ईयर्स है फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन जो ओबीसी को 3 ईयर का और एससी को 5 ईयर की छूट मिलती है, वह अगर रिजर्वेशन आप सर्टिफिकेट वैलिड सबमिट कर पाते हैं तो वह आपको वैसे ही मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता ही दी, एज का मैंने बता ही दिया, और नर्सिंग एंड मिडवाइफ का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको स्लिप लगानी है, और आप अगर आपने स्लिप लगाई है तो 3 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपको को दिक्कत होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला कि 20,500 सैलरी है सीएचओ की, मगर 15,000 उसका पीबीआई अलग से है। यानी कि अगर वो सारे इंडिकेटर्स पूरा करता है तो आप उसकी सैलरी हो जाएगी 35,500। ठीक है, और श्योरिटी बॉन्ड 2.5 लाख रुपए का जमा करना होगा। वह इस चीज से इंटीग्रेटेड है कि आप 3 साल की सर्विसेज पूरी करेंगे, 3 साल की सर्विस पूरी कर लेंगे एज ए सीएचओ, तो फिर उसके बाद कभी भी जॉब छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए जमा करने होंगे संबंधित टीएचएस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के अकाउंट में। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो इन्होंने बता दिया है कि आपके जो मार्क्स मिलेंगे आपको बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, उसी के परसेंटेज के आधार पर मेरिट बनेगी। ठीक है, डेट और टाइम वगैरह का आपको अलग से बता दिया जाएगा, कब आना है डीवीपी के लिए। ठीक है, डीवीपी में आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, और उसके साथ 2 सेट आपको फोटो कॉपी लानी है, साइंड कॉपी अब सेल्फ अटेस्टेड अपने आप किए हुए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने फॉर्म फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट बताए कि फॉर्म फिल करते समय आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप इनको पढ़ लीजिए एक एक करके। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इन्होंने बताया कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन, वो तो जाहिर सी बात है, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को कायदे से पढ़ना है। ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि आप लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म फिल कर लें, नहीं तो ऐसा ना हो लास्ट डेट को सर्वर वगैरह फेल हो जाए और आपको दिक्कत हो। ठीक है, जो कैंडिडेट ऑलरेडी सीएचओ के रूप में उत्तर प्रदेश में वर्क कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, उनको नहीं लिया जाएगा। जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के बाहर एज ए सीएचओ वर्क कर रहे हैं उनको कंसिडर किया जाएगा, मगर उनको एनओसी अपने उस स्टेट के डिपार्टमेंट से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ ला करके सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ डीयूपी। कैंडिडेट इंगेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोगों ने काम किया था कोविड के समय में और उनको क्यूआर बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है ना, उनको मार्क्स मिलेंगे, अलग से वेटेज मिलेगा। अगर 6 मंथ्स तक का काम किया है, 6 मंथ्स या उससे ज्यादा का, उससे कम किया है तो 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा किया है या 6 मंथ्स किया है तो 5% मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। अगर अ, अ, और जिन लोगों ने 1 साल या उससे ज्यादा का काम किया है उनको 10% मार्क्स मिलेंगे, और जिन्होंने 1.5 साल यानी कि 18 मंथ्स प्लस काम किया है उनको 15 मार्क्स अलग से मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा वेटेज है। तो मैं तो जिन लोगों को, तो मैं तो कंसिडर, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने भी वर्क किया है वह अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लगाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बता दिया है कि कैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पाएंगे, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इतना ही है। ठीक है, इन चीजों का अगर आप मेन मेन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आपको डीवीपी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने फॉर्म भी फिल करके आपको दिखा दिया है, और ऐसे ही फॉर्म फिल करना है सारे डॉक्यूमेंट्स, और आपको एक फोल्डर बना लेना है डेस्कटॉप पे और उसी में सारे डॉक्यूमेंट आपको डाल देने हैं, और सारे जेपीजी में होने चाहिए। ठीक है, जेपीजी मतलब फोटो वाले फॉर्मेट में। और सभी को आप रीनेम कर लीजिए, हाई स्कूल की मार्कशीट को हाई स्कूल के नाम से, इंटरमीडिएट के नाम से, ऐसे BSc 1 BSc 2 BSc 3 और बीएससी फाइनल। और इसी तरीके से आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सभी को रीनेम कर लीजिए, ताकि सही जगह पर आप सही सर्टिफिकेट लगाएं। और फॉर्म भरते समय आप उसको रीचेक कर लें, और फाइनल सबमिशन से पहले भी चेक कर लें, अगर कोई दिक्कत है
तो आप बैक जा करके, जैसे मैंने अभी बताया था, बैक में जा करके आप उसको फिर से चेंज करके आगे आकर के फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्म आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो यह इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपके काम आई होगी। और अगर आप इस इन्फॉर्मेशन से मतलब खुश हैं और आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन पाने के बाद आपका फॉर्म अच्छे से भर पाएगा और आप ऐसे अपडेट्स फ्यूचर में भी पाते रहने चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके इस चैनल के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तो हम आगे जो भी वीडियो डालेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा, आपने पूरा वीडियो देखा, अगर यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने पूरा वीडियो देखा, तो हम मानते हैं कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है। और आप यह वीडियो जो है आप अपने सभी भाई बहनों को शेयर करें, ताकि सभी लोग सफलतापूर्वक अपना फॉर्म बिल्कुल सही फिल कर पाए। आपने इस वीडियो को इतने संयम से देखा अभी तक, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।